हाय फ्रेंड्स, वेक्टर अलजेब्रा से रिलेटेड इस थर्ड क्लास में हम समझेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, देन रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 2 डायमेंशंस, आफ्टर दैट रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 3 डायमेंशंस और लास्ट में फिर हम बात करेंगे डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए वेक्टर की। सबसे पहले व्हाट इज मीन्ड बाय रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। अगर रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर की बात करें तो क्या ये प्रोसेस है अपोजिट टू वेक्टर एडिशन। मतलब जैसे हम वेक्टर एडिशन में क्या करते हैं, 2 और मोर वेक्टर्स के इक्विवेलेंट एक सिंगल वेक्टर फाइंड आउट करते हैं। मतलब हम एक अकेला वेक्टर फाइंड आउट करते हैं जिसका इफेक्ट उन सब वेक्टर्स के कंबाइंड इफेक्ट के बराबर हो जिनको हमें ऐड करना है। लेकिन जब हम रिजोल्यूशन की बात करते हैं तो रिजोल्यूशन में हम क्या करते हैं, रिजोल्यूशन में हमने एक सिंगल वेक्टर को ब्रेक करना है इनटू 2 और मोर पार्ट्स सच दैट कि उन सब पार्ट्स का कंबाइंड इफेक्ट सिंगल वेक्टर के बराबर हो। इट मीन्स यहां हमने एक सिंगल वेक्टर को 2 या 2 से ज्यादा पार्ट में ब्रेक कर देना है, ऐसे कि उन सब पार्ट्स का कंबाइंड इफेक्ट यानी रिजल्टेंट उस अकेले वेक्टर के बराबर हो। अब जिन पार्ट्स में हमने एक अकेले वेक्टर को ब्रेकअप किया वो पार्ट्स कहलाते हैं वेक्टर के रिजोल्ट पार्ट या फिर कंपोनेंट या फिर इफेक्ट या फिर प्रोजेक्शन। तो चाहे प्रोजेक्शन बोलो, चाहे कंपोनेंट बोलो, चाहे इफेक्ट बोलो और चाहे रिजोल्ट पार्ट बोलो, सब एक ही बात है। तो अब हम सीखेंगे कि किसी वेक्टर के रिजोल्ट पार्ट या कंपोनेंट्स कैसे फाइंड किए जाएं। मान लो मेरे पास एक वेक्टर है ए, अगर मुझे इसे ब्रेक करना है 2 पार्ट्स में सच दैट कि उन दोनों पार्ट्स का इफेक्ट या उन दोनों पार्ट्स का रिजल्टेंट ये वेक्टर ए ही हो, तो कैसे करूं? कहीं भी मैं 2 वेक्टर्स ले सकता हूं। जैसे मान लो मैंने लिया ये वेक्टर ए और यहां ले लिया ये वेक्टर बी। तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू कैपिटल वेक्टर ए। और इससे हमें क्या पता चला कि कैपिटल वेक्टर ए के रिजोल्ट पार्ट्स हैं या कंपोनेंट्स हैं वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। और इसी तरह से तुम ए नंबर ऑफ कंपोनेंट्स किसी भी एक वेक्टर के फाइंड आउट कर सकते हो। तो यानी किसी एक वेक्टर के ए नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हो सकते हैं। जैसे अगर मान लो मैं ऐसे बना दूं कि ये हो गया वेक्टर P, ये हो गया वेक्टर Q और फाइनली ये हो गया वेक्टर R। तो देन आई विल से दैट P plus Q plus R is vector A. Hence vector P, vector Q and vector R will be the components or effect or result part or projections of vector A. अब बात आएगी कि अगर मैं ये डायरेक्शंस फिक्स कर दूं, डायरेक्शंस जिन डायरेक्शंस में मुझे वेक्टर ए के कंपोनेंट या इफेक्ट्स चाहिए उन डायरेक्शंस को मैं फिक्स कर दूं, तो फिर केवल एक ही तरीका होगा रिजोल्ट पार्ट्स या कंपोनेंट्स को फाइंड आउट करने का। अगर डायरेक्शंस फिक्स नहीं है तो तुम ए नंबर ऑफ वेज, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेज में किसी वेक्टर के कंपोनेंट्स फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन अगर डायरेक्शंस जिनमें हमें कंबाइंड इफेक्ट चाहिए वो फिक्स कर दी जाए तो देन देयर विल बी ओनली अ यूनिक मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग कंपोनेंट्स ऑफ ए गिवन वेक्टर इन दोज डायरेक्शंस। एक वेक्टर के गिवन डायरेक्शंस में कंपोनेंट्स निकालने का केवल एक ही तरीका होता है। और अगर एक ही तरीका होता है तो हम अब डायरेक्शंस फिक्स करके रिजोल्व कर लेते हैं वेक्टर को। सबसे पहले यानी सिंपलेस्ट वन, रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर इन 2 डायमेंशंस। यहां डायमेंशंस का मतलब इंडिपेंडेंट डायरेक्शंस और इंडिपेंडेंट डायरेक्शंस का मतलब ऐसी डायरेक्शंस जिनमें एक डायरेक्शन का दूसरी डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट या इफेक्ट ना हो। और अभी हम रिजोल्यूशन के बाद समझेंगे कि एक डायरेक्शन का दूसरी डायरेक्शन में इफेक्ट या कंपोनेंट नहीं होगा अगर उनके बीच में एंगल 90 डिग्री होगा। तो इसका मतलब 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस विल फॉर्म 2 डायमेंशंस और ये 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस हमेशा बनाएंगी एक प्लेन। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन अ प्लेन। प्लेन मींस 2 डायमेंशंस, 2 डायमेंशंस मींस 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्शंस। और इंडिपेंडेंट का मतलब
एक दूसरे के परपेंडिकुलर, बिकॉज वेन एवर वैक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर देन देयर विल बी नो इफेक्ट ऑफ वन इन द डायरेक्शन ऑफ अदर। अब इसके बाद जब हम आएंगे 3 डायमेंशंस में, तो 3 डायमेंशंस के लिए हमारे पास हो जाएंगे 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्शंस, तो वहां बात करेंगे 3 डायमेंशंस की। अभी फिलहाल बात करते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 2 डायमेंशंस की। मान लो मेरे पास एक वेक्टर ए है, अगर ये वेक्टर ए मेरे पास है तो मुझे इस वेक्टर ए को रिजोल्व करना है 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में। अब उन 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में मान लो ये वेक्टर एक डायरेक्शन, और इस डायरेक्शन को मान लेता हूं डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, एक डायरेक्शन से एंगल थीटा बनाता है, ये मुझे पता है। जिन 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में मुझे इस वेक्टर को रिजोल्व करना है, उनमें से एक डायरेक्शन के साथ ये वेक्टर एंगल थीटा बना रहा है, ये हमें पता है। और मुझे अगर इस वेक्टर ए का कंपोनेंट चाहिए इस एक्स एक्सिस वाली डायरेक्शन में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे वेक्टर ए के टिप से, मान लो ये पॉइंट P, तो इस पॉइंट P से एक प्रोजेक्शन डालना पड़ेगा डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के ऊपर। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहां से टॉर्च लेके एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट इस OX पे नॉर्मली इंसिडेंट कराऊं, तो इस OP की शेडो यानी OP का इफेक्ट एक्स एक्सिस के ऊपर कहां तक आएगा, P से परपेंडिकुलर डाल दो, तो मान लो ये पॉइंट M, तो O से लेके M तक आएगी शेडो OP की ओवर एक्स एक्सिस, और ये शेडो ही इफेक्ट या कंपोनेंट या रिजोल्ट पार्ट हो गया वेक्टर A का अलोंग एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस के अलोंग अगर ये कंपोनेंट हो गया वेक्टर A का, तो मान लो मैं इसे लिख देता हूं वेक्टर AX। मुझे अब क्या चाहिए, कंपोनेंट इस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, और एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन या तो वाई एक्सिस होगी या जेड एक्सिस। अभी मैं फिलहाल मान लो इसे ले लेता हूं वाई एक्सिस, OY विल बी वाई एक्सिस, एंड नाउ मुझे कंपोनेंट चाहिए वेक्टर ए का अलोंग वाई एक्सिस। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, वाई एक्सिस पे वेक्टर ए का इफेक्ट लेने के लिए इधर वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट इस ओपी पे डालनी होगी, और देखना होगा कि ओपी की शेडो या ओपी का इफेक्ट या ओपी का प्रोजेक्शन इस वाई एक्सिस पे कहां तक जाएगा। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, P से एक नॉर्मल ड्रॉ कर दें वाई एक्सिस पे, और अगर ये नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे तो मान लो ये पॉइंट हो गया N, तो वेक्टर ON विल बी कॉल्ड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A अलोंग वाई एक्सिस, और वेक्टर A का वाई एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट मान लो लिख देता हूं मैं वेक्टर AY। तो वेक्टर AX कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A अलोंग एक्स एक्सिस, वेक्टर AY कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A अलोंग वाई एक्सिस। अभी अगर हम बात करें वेक्टर में क्या क्या 2 चीजें होती हैं, एक मैग्नीट्यूड और एक उसका डायरेक्शन। अगर वेक्टर AX यानी कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A अलोंग एक्स एक्सिस के मैग्नीट्यूड की बात करूं, तो वो मैग्नीट्यूड हो जाएगा, एरो हटा देता हूं उसके ऊपर से, AX, और AX का मतलब लेंथ OM या फिर लेंथ NP। तो OM इक्वल टू NP इज इक्वल टू AX will be the magnitude of component of vector A along x axis। इसी तरह से अगर मुझे मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A अलोंग y एक्सिस चाहिए, तो ये हो जाएगा AY, और AY इक्वल टू OM इज इक्वल टू MP, मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A अलोंग y एक्सिस। अब मैग्नीट्यूड को डायरेक्शन कौन देता है, मैग्नीट्यूड को डायरेक्शन देता है यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर अलोंग x axis is taken as I, while unit vector along y axis is taken as j। तो इसका मतलब इस वेक्टर ax को हम लिख सकते हैं वेक्टर ax is equal to ax I, और वेक्टर ay
यानी कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वाई एक्सिस, इसको हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड इज ए वाई यानी लेंथ ओ है मल्टीप्लाइड बाई डायरेक्शन यानी यूनिट वेक्टर जे। अब अगर ये वेक्टर ए एक्स और वेक्टर ए वाई हो गए तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इस फिगर ओ एम पी में लगाएं। अगर ट्रायंगल ओ एम पी में हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाते हैं तो हमें पता चलता है वेक्टर ओ एम प्लस वेक्टर एम पी इज इक्वल टू वेक्टर ओ पी। तो वेक्टर ओ पी इज इक्वल टू वेक्टर ओ एम प्लस वेक्टर एम पी। अब वेक्टर ओ पी इज व्हाट? वेक्टर ए is equal to vector OM is vector AX and vector MP. Vector MP will be vector AY. MP is equal to ON and MP और ON दोनों इक्वल वेक्टर हैं तो ON is Y component of vector A और इस वेक्टर AX को लिखा जा सकता है AXI प्लस वेक्टर AY को लिखा जा सकता है AYJ। तो इस तरह से XY प्लेन में वेक्टर A के कंपोनेंट हो जाएंगे AXI प्लस AYJ। अब बात आएगी कि हमें इन मैग्नीट्यूड्स ऑफ वेक्टर और मैग्नीट्यूड्स ऑफ कंपोनेंट में रिलेशन चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ ट्रायंगल OMP में पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि OP का स्क्वायर इज इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस MP स्क्वायर। OP will give the magnitude of vector A, OM हमें देगा magnitude of vector AX, MP हमें देगा magnitude of vector AY। तो इसका मतलब by Pythagoras theorem in triangle OMP, OP square is equal to OM square plus MP square। OM is magnitude of x component of vector यानी AX square plus MP is magnitude of y component of vector यानी AY square। So OP means magnitude of vector A तो यानी A square is equal to AX square plus AY square and this give magnitude of vector A is equal to under root of square of magnitude of x component plus square of magnitude of y component। तो ax square plus ay square under root will give the magnitude of vector A। अगर वेक्टर A की डायरेक्शन हमें चाहिए तो वेक्टर A की डायरेक्शन हम x एक्सिस से भी निकाल सकते हैं और y एक्सिस से भी निकाल सकते हैं अगर हमें उसके कंपोनेंट्स पता हैं। तो कैसे? अगर मैं यहाँ इस ट्रायंगल OMP में ट्रिग्नोमेट्री यूज करके tan थीटा निकालूं तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर PM अपॉन बेस OM। तो PM इज व्हाट? मैग्नीट्यूड ऑफ y कंपोनेंट ऑफ वेक्टर एंड OM इज मैग्नीट्यूड ऑफ x कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। तो इसका मतलब एंगल मेड बाय वेक्टर विद x एक्सिस will be given by theta is equal to tan inverse y component upon x component। अगर x एक्सिस से एंगल है तो tan इनवर्स y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट। लेकिन अगर हम इस एंगल को मेजर करते मान लो y एक्सिस से तो y एक्सिस से एंगल निकालने के लिए tan phi हो जाता परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी x कंपोनेंट डिवाइडेड बाय y कंपोनेंट। तो इसका मतलब अगर हम tan phi निकालें तो tan phi इज इक्वल टू Pn अपॉन ON एंड Pn इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर AX यानी AX अपॉन AY और इंप्लाइज phi इज इक्वल टू tan इनवर्स x कंपोनेंट अपॉन y कंपोनेंट। तो इसका मतलब अगर डायरेक्शन वेक्टर की x एक्सिस से निकालनी है तो tan इनवर्स y कंपोनेंट डिवाइडेड बाय x कंपोनेंट और अगर डायरेक्शन y एक्सिस से निकालनी है
तो tan इनवर्स मैग्नीट्यूड ऑफ x कंपोनेंट डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ y कंपोनेंट, यानी जिस डायरेक्शन से एंगल निकालनी है उसके दूसरे वाला कंपोनेंट डिवाइडेड बाय द कंपोनेंट इन द डायरेक्शन फ्रॉम विच एंगल इज टू बी फाउंड। अब ये बात रही रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 2 डायमेंशंस की। बात करते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 3 डायमेंशंस। अब रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 3 डायमेंशंस का मतलब हमारे पास 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस हैं और यहां कहीं हमारा ये वेक्टर है। इस वेक्टर के कंपोनेंट हमें लेने हैं x, y और z एक्सिस के लॉन्ग। अब ये हमेशा याद रखना है कि x, y और z एक्सिस हमेशा होंगी एज पर राइट हैंडेड ट्रायड। अब राइट हैंड की तीनों फर्स्ट फिंगर्स को हम अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखें तो थंब मान लो x एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो फर्स्ट फिंगर y को और मिडिल फिंगर z को। तो x, y एंड z हमेशा यही ऑर्डर लेना है, रखें कैसे भी। अगर ये x, y और z एक्सिस हमें ली तो मान लो यहां कहीं हमारा वेक्टर, तो इस वेक्टर को x, y और z तीनों एक्सिस के लॉन्ग हमने रिजॉल्व करना है। और चूंकि डायरेक्शंस x, y और z एक्सिस की फिक्स हो गई तो इसलिए रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर भी एक यूनिक ही होगा, एक फिक्स्ड तरीका होगा इस वेक्टर के कंपोनेंट फाइंड आउट करने का। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, मान लेते हैं हमारे पास ये वेक्टर a। अगर ये वेक्टर a है तो इस वेक्टर a को मैं मानूंगा डायगोनल ऑफ ए क्यूबॉइड। कैसे? मान लो मेरे पास ये एक क्यूबॉइड तो ये एक्सिस मान लेता हूं मैं y एक्सिस, ये एक्सिस मान लेता हूं मैं x एक्सिस और ये वाली एक्सिस हो जाएगी z एक्सिस। अब अंडरस्टूड है, ये x एक्सिस नॉर्मली आउटवर्ड फ्रॉम द प्लेन ऑफ द बोर्ड है, ये y एक्सिस टुवर्ड्स राइट है और z एक्सिस अपवर्ड है। यहां इस ओरिजिन को अपोजिट कॉर्नर ऑफ क्यूबॉइड से मिला दूं, ये तो ये बन गया मेरा वेक्टर a। अब अगर इस वेक्टर a का कंपोनेंट सीधा मैंने देखना है अलोंग z एक्सिस, तो कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर अलोंग z एक्सिस यहां इस वर्टेक्स से सीधा इसको ज्वाइन कर दूं z एक्सिस को, तो ये o से लेके और इस पॉइंट को मान लो m नाम दे देता हूं, तो वेक्टर OM रिप्रेजेंट करेगा कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A अलोंग z एक्सिस को। इसी तरह से अगर मुझे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A चाहिए इन xy प्लेन, तो वेक्टर A के टिप से मान लो मैं इसको P ले लेता हूं, तो इस पॉइंट P से परपेंडिकुलर डाल दूंगा xy प्लेन पे, और ये xy प्लेन ऐसे है, इस प्लेन पे यहां कहीं ये वेक्टर A है, तो इसके टिप से परपेंडिकुलर डाल दूंगा xy प्लेन के ऊपर, और ये नॉर्मल मान लो इस पॉइंट Q पे आता है, तो ये वेक्टर OQ हो जाएगा कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A इन xy प्लेन। और इस वेक्टर OQ को अब मैं रिजोल्व करना अलोंग y एक्सिस एंड अलोंग x एक्सिस, बिल्कुल ऐसे जैसे रिजोल्व किया था हमने वेक्टर को इन 2 डायमेंशंस। तो अब Q के टिप से एक परपेंडिकुलर y एक्सिस पे डाल दूं, तो मान लो ये हो गया, और यहां तक मान लो इस पॉइंट को नाम दे देता हूं मैं S, तो ये वेक्टर OS रिप्रेजेंट करेगा कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A अलोंग y एक्सिस, तो ये हो जाएगा वेक्टर AY। इसी तरह से अगर टिप ऑफ द वेक्टर Q से मैं परपेंडिकुलर डाल दूं ओवर x एक्सिस, तो मान लो ये हो गया परपेंडिकुलर ओवर x एक्सिस, और इस पॉइंट का नाम दे दिया मैंने T, तो ये वेक्टर OT रिप्रेजेंट करेगा कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A अलोंग x एक्सिस को। तो चाहे वेक्टर OT बोलूं
चाहे वेक्टर एस क्यू बोलूं, चाहे यहां इन पॉइंट्स को भी नाम दे दूं यू वी, मान लो ऐसे, तो चाहे वेक्टर यूपी बोलूं, चाहे वेक्टर एमवी बोलूं, ये सब क्या है, ये सब है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग एक्स एक्सिस। क्यों? क्योंकि एस क्यू, यूपी, एमवी, ओटी सब पैरेलल भी होंगे और लेंथ में भी इक्वल होंगे, यानी सबकी डायरेक्शन सेम होगी और लेंथ भी सेम होगी। इसी तरह से चाहे मैं क्यूपी बोलूं, चाहे एसयू बोलूं, चाहे ओएम बोलूं, चाहे टीवी बोलूं, तो ये सब क्या है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग जेड एक्सिस। इसी तरह से चाहे टीक्यू बोलूं, चाहे ओएस बोलूं, चाहे वीपी बोलूं, चाहे एमयू बोलूं, ये सब क्या है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वाई एक्सिस। तो इसका मतलब अगर मैं एक क्यूबॉइड की डायगोनल ले लेता हूं, तो वो क्यूबॉइड की डायगोनल हमेशा होगी इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ द वेक्टर्स रिप्रेजेंटेड बाय द साइड्स ऑफ दैट क्यूबॉइड। यानी लेंथ, ब्रेथ और हाइट को रिप्रेजेंट करने वाले वेक्टर्स का वेक्टर सम हमें डायगोनल से मिलेगा। तो इसका मतलब डायगोनल के रिजॉल्ट पार्ट्स या कंपोनेंट्स या प्रोजेक्शन या इफेक्ट होंगे वो वेक्टर्स जो रिप्रेजेंट होंगे बाय द साइड्स ऑफ द क्यूबॉइड। अब जैसे यहां देखो, अगर मान लो मैं निकालूं वेक्टर ओ क्यू, तो वेक्टर ओ क्यू ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से आएगा ओएस प्लस एस क्यू या फिर ओटी प्लस टी क्यू। पहला वेक्टर पहले के हेड से दूसरा वेक्टर पहले की टेल और बाद वाले का हेड ज्वाइन कर दो तो रिजल्टेंट। तो वेक्टर ओ क्यू इज इक्वल टू वेक्टर ओटी प्लस वेक्टर टी क्यू। अब वेक्टर ओटी बोले तो क्या है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग एक्स एक्सिस, तो यानी वेक्टर ए एक्स प्लस टी क्यू बोले तो टी क्यू और ओ एस दोनों इक्वल, और ओ एस इज कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वाई एक्सिस, तो इट मींस ये हो जाएगा वेक्टर ए एक्स प्लस वेक्टर ए वाई। तो इसका मतलब वेक्टर ए के एक्स वाई प्लेन में कंपोनेंट के इफेक्ट हैं ए एक्स एंड ए वाई, और वेक्टर ए का एक्स वाई प्लेन में कंपोनेंट कौन है, वेक्टर ओ क्यू। अब अगर हम बात करें ट्रायंगल ओ क्यू पी की, तो इन ट्रायंगल ओ क्यू पी फिर से लगा देते हैं ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर ओ क्यू प्लस वेक्टर क्यू पी इज इक्वल टू वेक्टर ओपी, पहले की टेल और बाद वाले का हेड, तो क्यूपी का हेड ओ क्यू की टेल, तो विल गिव अस वेक्टर ओपी। और वेक्टर ओपी क्या है, द गिवन वेक्टर जिसके रिजल्ट पार्ट में निकालने थे, तो ये हो गया वेक्टर ए। दिस मींस वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर ओ क्यू इज वेक्टर ए एक्स प्लस वेक्टर ए वाई, एंड वेक्टर क्यूपी, क्यूपी एस यू टीवी ओ एम सब बराबर है, और क्या है ये, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग जेड एक्सिस। तो ये हो गया वेक्टर ए जेड, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ए एक्स आई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एक्स। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एक्स मीन्स लेंथ ओटी या एस क्यू या यूपी या एमवी, तो ये सब लेंथ क्या रिप्रेजेंट करेगी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एक्स को, और मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय डायरेक्शन, डायरेक्शन along x axis will be given by unit vector I. In the same way vector ay बोलूं तो magnitude of vector ay that is os या vp या mu या फिर tq, और उसको कैसे रिप्रेजेंट कर दूंगा, उस लेंथ को एरो हटा दूं वेक्टर ay के ऊपर से, और साथ में इसकी डायरेक्शन y एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन कौन देगा, यूनिट वेक्टर j प्लस वेक्टर az। वेक्टर az का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर az यानी लेंथ om या su या qp या tv, और दिस लेंथ यानी मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय डायरेक्शन अलोंग z एक्सिस विल बी गिवन बाय यूनिट वेक्टर k।
तो इसका मतलब 3 डायमेंशंस में वेक्टर को लिखा जाएगा axi प्लस ayj प्लस azk ऐसे। अगर प्लेन में वेक्टर है तो प्लेन में इन तीनों में से कोई एक कंपोनेंट नहीं होगा। जैसे xy प्लेन में है तो x और y वाले कंपोनेंट होंगे, z वाला कंपोनेंट नहीं होगा। yz प्लेन में है तो x वाला कंपोनेंट नहीं होगा, और xz प्लेन में है तो y कंपोनेंट नहीं होगा। तो इसका मतलब जो प्लेन वाली बात है वो स्पेशल केस है 3 डायमेंशंस का। अब अगर मेरे पास कोई वेक्टर दिया है कंपोनेंट फॉर्म में और मुझे उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो यानी मुझे लेंथ OP चाहिए और मेरे पास लेंथ OQ है इन टर्म्स ऑफ OS एंड SQ, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा इन ट्रायंगल OSQ बाय पाइथागोरस थ्योरम फ्रॉम ट्रायंगल OQS या फिर OQT क्या मिलेगा? OT स्क्वायर प्लस TQ स्क्वायर इज इक्वल टू OQ स्क्वायर। तो OQ स्क्वायर इज इक्वल टू OT स्क्वायर प्लस TQ स्क्वायर। अब OT क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर AX यानी केवल AX, तो AX स्क्वायर प्लस TQ क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ y कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, तो ये हो जाएगा AY, तो AY स्क्वायर। अब ट्रायंगल OQT में पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो फ्रॉम ट्रायंगल OPQ OP स्क्वायर इज इक्वल टू OQ स्क्वायर प्लस QT स्क्वायर। अब अगर OQ स्क्वायर बोले तो OQ स्क्वायर यहां से ले लेंगे। OP इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A, तो वेक्टर A के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर यानी A स्क्वायर इज इक्वल टू OQ स्क्वायर यानी AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर एंड QT इज इक्वल टू OM, और OM क्या है? कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A अलोंग Z एक्सिस का मैग्नीट्यूड, तो ये हो जाएगा AZ और उसका स्क्वायर। तो इट मींस अगर तुम्हारे पास वेक्टर है x y z कंपोनेंट की फॉर्म में, तो तुम वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो a इज इक्वल टू अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर ऐसे। अब एक और बात आती है और उसको हम बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए वेक्टर। अगर कोई वेक्टर x y और z एक्सिस से एंगल्स अल्फा बीटा और गामा मान लो बना रहा है, तो कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा कहलाएंगे उसके डायरेक्शन कोसाइंस। तो इट मींस डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए वेक्टर आर द कोसाइंस ऑफ एंगल्स मेड बाय वेक्टर विद x y एंड z एक्सिस। अगर इन कोसाइंस को हम निकालें तो जरा देखिए कैसे। मान लो ये, फिर से मैं इस डायग्राम को बना देता हूं, ये x y और z एक्सिस, और यहां मान लो हमारा वेक्टर A। अगर ये वेक्टर A x एक्सिस से एंगल बना रहा है अल्फा, अब ये इधर हमें दिख रहा है लेकिन एक्चुअल में क्या है? ऐसे x एक्सिस है और ऐसे कहीं वेक्टर है, तो ये वाला एंगल अल्फा, और अगर वेक्टर यहां है तो ये वाला वेक्टर एंगल बीटा, और वेक्टर का z एक्सिस से सीधा एंगल गामा, तो ये एंगल अल्फा, ये बीटा और ये एंगल गामा। यहां भी बना के देख सकते हैं, ये एंगल हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा, और ये वाला एक्सिस एंगल हो गया गामा। अगर अल्फा बीटा गामा आर द एंगल्स मेड बाय वेक्टर विद x y एंड z एक्सिस, तो cos अल्फा cos बीटा cos गामा यानी इन एंगल्स के कोसाइंस कहलाएंगे डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए वेक्टर। अब अगर मान लो मैं cos अल्फा निकालूं, तो cos अल्फा वेक्टर यहां होगा नहीं, इधर कहीं x एक्सिस होगी और ये एंगल अल्फा होगा, तो इस अल्फा के लिए यहां वेक्टर के टिप से यानी P से सीधा परपेंडिकुलर डाल दूंगा मैं
एक्स एक्सिस के ऊपर। अगर यहां से सीधा परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे जाएगा तो ये वेक्टर काम करेगा हाइपोटेन्यूज का, और परपेंडिकुलर जिस पॉइंट पे मिलेगा वो पॉइंट तक की डिस्टेंस हमें देगी कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के अलोंग वेक्टर का कंपोनेंट बेस का काम करेगा, हाइपोटेन्यूज का काम करेगा गिवन वेक्टर। तो cos अल्फा होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो cos अल्फा होगा x कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। इसी तरह से अगर हम cos बीटा देखेंगे तो उसके लिए जब मैं पॉइंट P से परपेंडिकुलर डालूंगा सीधा y एक्सिस पे, तो वो परपेंडिकुलर सीधा आएगा पॉइंट S के ऊपर। अगर पॉइंट S के ऊपर वो सीधा परपेंडिकुलर आएगा तो y कंपोनेंट बेस हो जाएगा एंगल बीटा के लिए, और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा वेक्टर P। तो इसका मतलब cos बीटा हो जाएगा बेस यानी मैग्नीट्यूड ऑफ y कंपोनेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A यानी A। और सिमिलरली cos गामा, अब cos गामा देखिए तो सीधे यहां से परपेंडिकुलर डाल दिया z एक्सिस के ऊपर, z एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर डाल दिया तो ये हो गया z कंपोनेंट वेक्टर Az, और ये वेक्टर इटसेल्फ, और एंगल गामा के लिए बेस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर Az, हाइपोटेन्यूज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A। तो ये हो गया Az अपॉन A। तो इसका मतलब cos अल्फा होगा मैग्नीट्यूड ऑफ x कंपोनेंट डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, cos बीटा होगा मैग्नीट्यूड ऑफ y कंपोनेंट डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, cos गामा मैग्नीट्यूड ऑफ z कंपोनेंट डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। अगर मैं इन डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर्स का सम करूं तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर अपॉन ये a स्क्वायर सेम है तो एलसीएम में आ जाएगा, और हमें बताया है ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर वापस हो जाएगा a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर बाई a स्क्वायर यानी 1। तो हमेशा याद रखना है किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर्स का सम हमेशा 1 होगा, और डायरेक्शन कोसाइंस यानी किसी वेक्टर के एंगल्स मेड विद एक्स वाई एंड जेड एक्सिस के कोसाइंस। कोई वेक्टर एक्स वाई और जेड एक्सिस से जितने एंगल्स बना रहा है उन एंगल्स के कोसाइन कहलाएंगे डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर। और एक्स एक्सिस से डायरेक्शन के लिए cos अल्फा मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स कंपोनेंट अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, y एक्सिस से एंगल का कोसाइन मैग्नीट्यूड ऑफ y कंपोनेंट अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, और z एक्सिस से एंगल का कोसाइन मैग्नीट्यूड ऑफ z कंपोनेंट डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर।